नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल। और ये बिहार स्पेशल की जो क्लास है ये जीएस दृष्टि घटना चक्र की बुक से करवाई जा रही है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक बिहार का इतिहास। इसके पहले हमने प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ चुके हैं, और आज हमारी क्लास है आधुनिक बिहार का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं, प्रमुख विद्रोह। आधुनिक बिहार के इतिहास में प्रमुख विद्रोह हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा और सबसे पहले हम इसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करें। नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह की बात करेंगे और ये जितने भी विद्रोह हुए हैं ये सभी बिहार में हुए हैं। तो आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, अर्थात हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नोनिया विद्रोह की। नोनिया विद्रोह का जो टाइम पीरियड था ये 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक था। इसके क्षेत्र की बात करेंगे, किस क्षेत्र में ये विस्तृत था? ये तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया। तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया वाले क्षेत्रों में ये है इसका विद्रोह, इस विद्रोह का क्षेत्र था। और इसका कारण क्या था? इसका प्रमुख जो कारण था सोरा का व्यापार, क्योंकि बिहार में सोरा का उत्पादन सबसे अधिक होता था, इसलिए इसका मेन कारण था इस विद्रोह के होने का सोरा का व्यापार। और ये नोनिया समुदाय के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे कि नोनिया विद्रोह किसके द्वारा किया गया, नोनिया समुदाय के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तामड़ विद्रोह। तामड़ विद्रोह, तामड़ विद्रोह की बात करते हैं, यह आपका 1789 से लेकर के 1832 ईस्वी तक चला। तामड़ विद्रोह का जो क्षेत्र था ये था छोटा नागपुर, जो झारखंड का छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तामड़ विद्रोह देखने को मिलता है। और यह उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। टीआरई 1 में उरांव जनजाति से क्वेश्चन आया था और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कारण क्या है इसका? तामड़ विद्रोह का क्या कारण था? तो जमींदारों का विरोध। जो जमींदार थे, तो जमींदार उच्च मतलब हाई रेट्स, जो उच्च दरें थी करों की, उनको बढ़ा दिए थे, जिससे कि बहुत ज्यादा कर वसूल करते थे, जिसके कारण इन्होंने जमींदारों का विरोध किया। और इसके नेतृत्व करते थे विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा तामड़ विद्रोह के नेतृत्व करते थे। अब हम बात करेंगे वहाबी आंदोलन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाबी आंदोलन से हर बार क्वेश्चन पूछता है। वहाबी आंदोलन की बात करेंगे तो भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, और ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनके प्रवर्तक की बात करेंगे, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक है मोहम्मद अब्दुल वहाब, ये अरब के हैं। प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद अब्दुल वहाब। और भारत में स्थापना की थी वहाबी आंदोलन की सैयद अहमद बरेलवी, और ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से थे। प्रमुख केंद्र की बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में इसका प्रमुख केंद्र था वहाबी आंदोलन का, ये था पटना में। और इसके प्रमुख नेता की बात करेंगे, इसके जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता में आते थे विलायत अली खां, इनायत अली खां, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। ये सभी वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। याद रखेंगे, वहाबी आंदोलन को भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने स्थापित किया, और इसके प्रवर्तक थे मोहम्मद अब्दुल वहाब, जो अरब से थे। इसके प्रमुख नेताओं में विलायत अली खां, इनायत अली खां, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन ये शामिल थे। और इसमें इसका केंद्र था पटना। लोटा विद्रोह, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह से बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और लोटा विद्रोह की बात करेंगे 1856 में, 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह किया गया था। और इसी के बाद 1856 के बाद 1857 में क्रांति होती है। इसका स्थान था मुजफ्फरपुर जेल। मुजफ्फरपुर जो जेल था उसमें इस विद्रोह को किया गया, लोटा विद्रोह। और कारण क्या था इसका? तो जेल में पीतल के जो पहले क्या मिलता था, जो कैदी होते थे वहां के, उनको पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना, यही इनका मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिससे कि इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसी को लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया। इसी को लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ के कैदियों को मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। पहले पीतल का दिया जाता था, लेकिन बाद में मिट्टी का दिया जाने लगा। पहाड़िया विद्रोह की एक बार बात कर लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह आपका 1772 से 1780 ईस्वी तक चलता है। 1772 से लेकर के 1780 ईस्वी तक चलता है। इसके स्थान की बात करेंगे, कौन कौन से स्थान, मतलब किस स्थान पर यह प्रचलित था? तो यह संथाल परगना में पहाड़िया विद्रोह प्रचलित था। इसका स्थान था संथाल परगना। नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो इसके नेतृत्वकर्ता थे
करिया पुलहर और चेंगरू सांवरिया। चेंगरू सांवरिया, करिया पुलहर इसके नेतृत्व करते थे। पहाड़िया विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? पहाड़िया सरदार प्लस अंग्रेजों में समझौता हो गया। जो पहाड़िया विद्रोह का परिणाम था, यह पहाड़िया सरदार और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ और इसमें अंग्रेज प्रशासक कौन थे इस समय? ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड इसके उस टाइम पे अंग्रेज प्रशासक थे। ताना भगत आंदोलन, अब हम बात करेंगे ताना भगत आंदोलन। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है। 1914 ईस्वी से लेकर के स्वतंत्रता तक ताना भगत आंदोलन चला, जिसका प्रारंभिक नाम था पुरुष धर्म। इसका प्रारंभिक नाम था ताना भगत आंदोलन का। पूछा जा सकता है कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। पुरुष धर्म बहुत जगह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे याद रखना है पुरुष धर्म ताना भगत आंदोलन का प्रारंभिक नाम था। नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, जो कि जर्मन कैसर बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। जतरा भगत यानी कि जर्मन कैसर बाबा। प्रगति की बात करेंगे तो प्रगति थी धार्मिक और आर्थिक सुधार। उनकी जो प्रगति ताना भगत आंदोलन की, इसकी प्रगति थी धार्मिक और आर्थिक सुधार करना। और इनका जो प्रमुख उद्देश्य था एक तरह से, या तो मतलब विचारधारा की बात करेंगे, ये गांधीवादी आंदोलन में सम्मेलन किया और गांधीवादी विचारधारा से भी ये प्रेरित थे। अब हम बात करेंगे कोल विद्रोह। जो आपका कोल विद्रोह है, यह 1831-32 में चलता है। कोल विद्रोह, इसका जो क्षेत्र था छोटा नागपुर पठार, जो छोटा नागपुर का झारखंड रांची वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी तक। और इसका कारण क्या था कोल विद्रोह का? इसका कारण था चावल की शराब, जो हड़िया पर जो चावल की शराब बनाई जाती थी उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना और दीकुओं द्वारा शोषण, जो दीकू थे वहां के, दीकुओं के द्वारा शोषण किया जाना, सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना और चावल की जो शराब बनाई जाती थी वहां पे उस पर उत्पादन शुल्क को अधिक बढ़ा दिया गया, जिससे कि यहाँ के छोटा नागपुर पठार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे कोलों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे कोल विद्रोह के, तो कोल विद्रोह के नेतृत्व करते थे बुद्धू भगत और गंगा नारायण। बुद्धू भगत और गंगा नारायण, इन्होंने कोल विद्रोह कर दिया था। परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ था विनियमन रेगुलेशन का आरोपण। ब्रिटिश प्रशासक इस टाइम पे थे कैप्टन थॉमस विल्किंसन। कैप्टन थॉमस विल्किंसन, और इन्हीं को किशन साहब के नाम से भी जाना जाता है, कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। और इसका परिणाम हुआ था विनियमन रेगुलेशन का आरोपण। अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, और जिसका टाइम पीरियड था 1855 से लेकर के 1856। 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी स्लाइड बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र की बात करेंगे कि यह किस क्षेत्र में प्रचलित था। यह इसका क्षेत्र था दामिने को संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। इसके कारण की बात करेंगे तो दीकुओं द्वारा शोषण, जो दीकू थे, दीकुओं के द्वारा शोषण किया जाना संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करते थे सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव। चार नाम आपको हमेशा याद रखना है। अगर संथाल विद्रोह की बात आती है तो चार नाम आपको याद रखना है, सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कौन थे इस टाइम पे? तो प्रमुख अंग्रेज प्रशासक की बात करेंगे, इस टाइम पे तो कैप्टन अलेक्जेंडर। 1855-56 में संथाल विद्रोह के समय तो यहाँ के प्रमुख प्रशासक थे कैप्टन अलेक्जेंडर। इसका परिणाम क्या हुआ? अगर परिणाम की बात करते हैं तो इसका परिणाम था दामिने कोह का नाम परिवर्तन। जो दामिने कोह है, इसका नाम परिवर्तन करके नया नाम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860, ये तभी आया था और आज भी ये वहाँ पे प्रचलित है। अगर आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, जैसे कि झारखंड PCS में, यहाँ से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के पूछे जाते हैं, तो अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए संथाल विद्रोह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में दामिने कोह का नाम परिवर्तन किया गया और नया नाम रख दिया गया संथाल परगना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा बिहार 1857 की क्रांति। मतलब 1857 की क्रांति में बिहार का क्या योगदान रहा, कौन कौन से क्षेत्र में 1857 की क्रांति हुई, इसके बारे में देखते हैं। बिहार 1857 की क्रांति। रोहिणी विद्रोह यहीं पर देखने को मिलता है और इसका जो स्थान था रोहिणी विद्रोह का, यह था
देवघर जिला वर्तमान झारखंड का रोहिणी ग्राम, जो वर्तमान झारखंड है इसमें देवघर जिला का रोहिणी गांव इसका प्रमुख केंद्र था, यह प्रमुख स्थान था। समय की बात करेंगे, टाइम पीरियड 12 जून 1857 सेना की 32वीं रेजिमेंट, सेना की जो सेना थी वहां पे सेना के 32वीं रेजिमेंट के द्वारा रोहिणी विद्रोह किया गया और यह 12 जून 1857 को इस विद्रोह को किया गया। अंग्रेज अधिकारी की बात करेंगे तो इस समय अंग्रेज अधिकारी थे विलियम, जो पटना के कमिश्नर थे, और मेजर जनरल लोयड ये दानापुर सैन्य मुख्यालय के प्रमुख थे। अब हम बात करेंगे पटना में विद्रोह। पटना में कौन कौन से विद्रोह होते हैं एक बार ये देख लीजिए आप, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पटना में विद्रोह की बात करेंगे तो पटना में विद्रोह जो थे इस समय अंग्रेज अधिकारी थे टेलर स्विफ्ट, टेलर मतलब विलियम टेलर बोल सकते हैं, अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर और ये कमिश्नर थे पटना के कमिश्नर थे। और इसके पटना में विद्रोह के जो नेता थे ये थे पीर अली। पटना विद्रोह के नेता कौन थे? पीर अली, याद रखिएगा, इसके नेता थे पीर अली। इसका टाइम पीरियड था 3 जुलाई 1857, जो पटना में विद्रोह हुआ था। पटना विद्रोह का टाइम पीरियड था 3 जुलाई 1857। अब हम बात करेंगे कुंवर सिंह, जो कि बिहार से आते हैं और 1857 की क्रांति में इनका प्रमुख योगदान रहा। कुंवर सिंह की बात करेंगे तो ये जगदीशपुर के जमींदार होते थे कुंवर सिंह। प्रमुख विजय इन्होंने, मतलब कौन कौन से प्रमुख विजय हैं इनकी, तो शाहाबाद की विजय, आरा और आजमगढ़, 3 विजय हैं इनकी, मतलब 3 जगह इन्होंने जीता था। मृत्यु की बात करेंगे 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता थे। जो कुंवर सिंह थे बिहार के जगदीशपुर आरा के, ये याद रखेगा, यह जगदीशपुर के जमींदार थे और यह कभी ना हारने वाले विद्रोही थे। मुंडा विद्रोह, अब हम बात करेंगे मुंडा विद्रोह, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका टाइम पीरियड है 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। 1899 से 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह चलता है और इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका अन्य नाम था उल-गुलान महान हलचल। यहीं पे उल-गुलान कहीं पे लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे उल-गुलान लिखा है, उल-गुलान ज्यादा सही है। उल-गुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है इनको। जब बिरसा मुंडा थे इनका नाम था उल-गुलान, मतलब इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इसी को जो ये मुंडा विद्रोह है इसी को कहते हैं उल-गुलान या महान हलचल। कारण की बात करेंगे, देखिए बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि भी दी गई है, आप सभी जानते ही होंगे। इसका कारण क्या था मुंडा विद्रोह का? तो मुंडा विद्रोह के कारण की बात करेंगे तो इसमें सामूहिक खेती, जिसे खूंट कट्टी के नाम से जाना जाता है, सामूहिक खेती की परंपरा का दीकों द्वारा अतिक्रमण किया गया। जो वहाँ के दीकू थे, दीकों के द्वारा सामूहिक खेती की परंपरा का अतिक्रमण किया गया और सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बिरसा मुंडा थे इनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ एक तरह से, और सैलर केव की पहाड़ी पर अंग्रेजों से इनको हार मिली थी, मतलब ये हार गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था अपने जनजातियों के लिए, अपने समाज के लिए, इसलिए उनके समाज के लोग इनको भगवान के नाम से जानते हैं। बिहार में किसान आंदोलन, अब हम बात करेंगे फार्मर्स रिवोल्ट इन बिहार, मतलब जो फार्मर्स जो रिवोल्ट था या बोल सकते हो फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार में किसान आंदोलन। इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह देखते हैं और यहीं से आपके शुरू होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह, मतलब आंदोलन है आपका चंपारण सत्याग्रह। यह 1917 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है तो आप सभी जानते हैं, चंपारण में। और नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके नेता थे। अच्छा, ये आप जानते ही होंगे कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके पहले चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? चंपारण आने का भी जो गांधी जी थे, चंपारण आने का न्योता किसने दिया था इनको न्योता या बुलाने वाले, मतलब एक तरह से कह सकते हो, किसने इनको वहां की स्थिति से, जो चंपारण की स्थिति थी किसानों की, उस स्थिति से किसने इनको रूबरू करवाया था? कौन बताया था वहां के बारे में? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। वो थे आपके राजकुमार शुक्ल जी ने इनको इनवाइट किया था या बुलाया था, वहां के बारे में इनको बताया। तो फिर 1917, और इन्होंने कब इनको बुलाया था? 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का,
उसमें इन्होंने वहाँ के बारे में इनको बातें बताई कि ऐसी ऐसी सी बातें हैं, मतलब वहाँ पे जो किसान आंदोलन है उन पर तिनकठिया पद्धति लगाया गया है और वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ की जो स्थिति थी उस टाइम की, उसके बारे में महात्मा गांधी जी को बताया था, जिससे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है और इसके नेता थे महात्मा गांधी। कारण क्या था? कारण की बात करेंगे तो इस समय कारण था तिनकठिया प्रथा का विरोध। जो वहाँ के किसान थे, किसानों के द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध किया जा रहा था। स्थान की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया बिहार में किसान आंदोलन। अब हम बात करेंगे किसान सभा। किसान सभा, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। किसान सभा 1922 से 1923 ईस्वी में होता है। किसान सभा के बारे में बात करेंगे तो ये स्थान था इसका मुंगेर, मुंगेर नामक स्थान था। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष थे इसके शाह मोहम्मद। किसान सभा जो 1922-23 में होती है, इसके अध्यक्ष रहे शाह मोहम्मद। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इस समय श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, वह सिद्धेश्वर चौधरी। ये दोनों श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी उपाध्यक्ष रहे किसान सभा के। अध्यक्ष की बात करेंगे शाह मोहम्मद थे और इसके सचिव की बात करेंगे तो सचिव थे नंद कुमार सिंह, नंद कुमार सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करेंगे तो यह 1929 ईस्वी में आता है, मतलब 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके स्थान की बात करेंगे तो इसका स्थान है सोनपुर मेला, मतलब जो इसका स्थान था ये था सोनपुर का मेला। अध्यक्ष की बात करेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा में जो 1929 में स्थापित होती है, इसके अध्यक्ष रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और सचिव की बात करेंगे तो इस टाइम पे थे श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा इसके सचिव रहे। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, जितने भी आपके मित्र हों, दोस्त हों और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप्स हों, आप एक बार हमारी तरफ से प्यार दिखा सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले पॉइंट देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन। और दोस्तों, जैसे ही हम लोगों का ये खत्म होता है फिर हम बिहार स्पेशल के क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे एमसीक्यू टाइप में, और कोशिश करेंगे कि 1 या 2 बुक्स और आपको बिहार स्पेशल की करवाई जाए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है ना कहीं से छूटे ना। जो बिहार स्पेशल का आता है या अदर जो भी बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अभी आपका बिहार एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है और आप सभी जानते हैं उसका जो एग्जाम है बिहार एसएससी का, वो आपका सीबीटी होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान दीजिएगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार होगा, लिखित नहीं होगा, मतलब हैंड रिटन नहीं होगा, वो कंप्यूटर के द्वारा करवाया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। लेकिन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन। अब हम बात करेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन। हमने अभी जाना कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन रहे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब होती है, 1929 में। इसके सचिव कौन रहे, श्री कृष्ण सिन्हा। अब हम बात करेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन में प्रथम सम्मेलन कब होता है। यह प्रथम सम्मेलन 1929 में होता है। इसका स्थान क्या होता है, सोनपुर, सोनपुर नामक स्थान में। इसके अध्यक्ष रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती। द्वितीय सम्मेलन की बात करेंगे, द्वितीय सम्मेलन की बात करेंगे, द्वितीय सम्मेलन जो है यह 1934 में होता है। 1934 में दूसरा सम्मेलन होता है प्रांतीय किसान सभा। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 1934 में हुआ। इसका स्थान की बात करेंगे तो ये गया नामक स्थान पर होता है और इसके अध्यक्ष रहे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन द्वितीय सम्मेलन में अध्यक्ष रहे। प्रथम में स्वामी सहजानंद सरस्वती और द्वितीय में पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय सम्मेलन की बात करेंगे, तृतीय सम्मेलन है आपका वर्ष 1935। वर्ष 1935 में होता है तृतीय सम्मेलन और इसका स्थान था हाजीपुर। दूसरे का स्थान था आपका गया, तीसरे का था आपका हाजीपुर। यह 1935 में हुआ और इसके अध्यक्ष रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहले और तीसरे के अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे, बस इसके ईयर और नामों में परिवर्तन है। जैसे स्थान है इसका हाजीपुर और ईयर है 1935। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबाजी ठाकुर दास। बाबाजी ठाकुर दास ये बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक हैं और पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा की गई।
उन्होंने 1906-1907 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया। द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले थे बाबाजी ठाकुर दास। नेक्स्ट क्रांतिकारी हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी कि बहुत बिहार के फेमस क्रांतिकारियों में से एक हैं। आप सभी जानते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में। और इन्हों को जो है, सचिंद्रनाथ सान्याल की बात करेंगे तो इनको बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा दी गई। बनारस षड्यंत्र जो केस हुआ था उसके तहत इनको काला पानी की सजा दी गई। और बंदी जीवन को पुस्तक का लेखक, जो बंदी जीवन पुस्तक है, इसके लेखक भी कौन है तो याद रखेंगे, इसके लेखक है सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। और सचिंद्रनाथ सान्याल की बात करेंगे तो इन्होंने पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना की 1913 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी प्री में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बीपीएससी घटना चक्र करवाया था, उसमें आपको देखेंगे 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा। और ये 1913 में मतलब जो आपके अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र मित्र बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है। और बंकिम चंद्र मित्र की बात करेंगे, ये जो है अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना में सहयोग किया था। जो अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना हुई थी उसमें इन्होंने सहयोग किया बंकिम चंद्र मित्र। ये चटर्जी नहीं है, ये मित्र है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और लिबर्टी लीफ लेट्स विथड्रॉ 1915 है। लिबर्टी लीफ लेट्स विथड्रॉ 1915 में इन्होंने प्रकाशित किया। और सहयोगी की बात करेंगे, इनके सहयोगी कौन कौन थे, तो इनको सहयोगी थे टी.के. घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज के थे और इनके द्वारा इनका सहयोग किया गया, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे वैकुंठ शुक्ल की बात करेंगे। ये हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि करते थे। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं ये वैकुंठ शुक्ल जी के द्वारा की जाती थी। फणींद्र घोष जो लाहौर षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या की थी इन्होंने। जो फणींद्र घोष हैं और लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था उसमें कौन घोष, मतलब फणींद्र घोष जो थे ये लाहौर षड्यंत्र के गवाह बन गए थे। तो इनकी जो हत्या है बेतिया में की गई। बेतिया कहाँ पड़ता है, बेतिया आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है। पश्चिम चंपारण में बेतिया नामक स्थान पड़ता है और मतलब यहाँ का मुख्यालय ही है। आप जाएंगे पश्चिम चंपारण तो आप बेतिया में ही उतरेंगे क्योंकि बेतिया इसका मुख्यालय है। और पश्चिम चंपारण में बेतिया में इनकी हत्या कर दी जाती है फणींद्रनाथ घोष की। किसके द्वारा, वैकुंठ शुक्ल जी के द्वारा। क्योंकि लाहौर षड्यंत्र के गवाह में, मतलब लाहौर जो षड्यंत्र था उसमें फणींद्र घोष ने वहां पे गवाही दे दी थी। और इनको फिर मोतिहारी जेल में फांसी हो गई थी। जो मोतिहारी जेल है, मोतिहारी जेल में वैकुंठ शुक्ल को फांसी दी गई। और मोतिहारी जेल कहाँ स्थित है, ये पश्चिम नहीं, ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। ये है आपकी जो मोतिहारी जेल है, यह पूर्वी चंपारण में स्थित है, ठीक है। पूर्वी चंपारण में यह स्थित है मोतिहारी जेल और वहीं पर इनको फांसी दी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मुजफ्फरपुर बम कांड। और यहाँ से तो पूछो ही मत, हर बार क्वेश्चन पूछा है। TRE 2, TRE 1, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड, TRE मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो बिहार टीचर BPSC टीचर का एग्जाम करवाती है उसमें यहाँ से तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करेंगे, यह 30 अप्रैल 1908 को होता है। और अभियुक्त की बात करेंगे तो इस समय अभियुक्त थे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। मतलब इसको मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रमुख आरोपी के रूप में देखे जाएं, और या तो मतलब जिन्होंने इसको अंजाम दिया था वो थे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। इनका लक्ष्य था अंग्रेज जो जज थे किंग्सफोर्ड की हत्या करना था इनका प्रमुख उद्देश्य, खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। लेकिन मृत्यु हो गई किसकी, अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की मृत्यु हो गई। मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड थे, जहां पर इन्होंने बम फेंका, लेकिन वहां पे वो नहीं थे, किंग्सफोर्ड नहीं थे, जबकि अंग्रेज वकील कैनेडी व उनकी पत्नी व पुत्री थी, ठीक है। परिणाम की बात करेंगे तो परिणाम यहाँ पे क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। मतलब प्रफुल्ल चाकी ने ये जब देखा तो उन्होंने बहुत ग्लानि से भर गए कि मतलब हमने गलत व्यक्ति की। और ये जो अंग्रेज वकील कैनेडी थे,
ये इनका बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब कि एक तरह से जो कैनेडी थे ये प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस इनका बहुत सपोर्ट करते थे। एक तरह से अंग्रेज होते हुए भी भारतीयों का सपोर्ट करते थे ये। और खुदीराम बोस की बात करेंगे तो इनको फांसी हो गई थी, इसलिए प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को जो है बाद में फांसी हो गई। खुदीराम बोस की वकील का क्या नाम था? कालिदास बसु। यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ 30 अप्रैल, तो वहां पे खुदीराम बोस के वकील कौन थे? याद रखें, कालिदास बसु। और ये 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। अब अगले हम बात करेंगे बिहार में होम रूल। बिहार में होम रूल लीग बांकीपुर पटना में स्थापना होती है और 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग जब आता है तो कब आता है? 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष रहे मजहरुल हक और इसको ये जो है मुजफ्फरपुर शाखा से संबंधित थे, मुजफ्फरपुर शाखा से संबंधित थे। संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक थे जनकधारी प्रसाद। संस्थापक इसके थे जनकधारी प्रसाद। अगला हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, अभी इसके बारे में बात भी किए थे, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। चंपारण सत्याग्रह मेन हेडिंग के रूप में आया है। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था और ये 1917 में होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ और कहाँ पर हुआ? यह 1917 में पश्चिम चंपारण में हुआ था, याद रखेंगे। तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध, ये किसके विरुद्ध हुआ? तो ये तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें जो है राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया। और कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। प्रमुख आंदोलनकारी की बात करेंगे, इसके प्रमुख आंदोलनकारी थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और शंभू शरण। ये इसके प्रमुख आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। चंपारण एग्रेरियन समिति। अब हम बात करेंगे चंपारण एग्रेरियन समिति की। तो इसके गठनकर्ता थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। एडवर्ड अल्बर्ट गेट चंपारण एग्रेरियन समिति के गठनकर्ता रहे। और उपराज्यपाल की बात करेंगे तो ये उपराज्यपाल थे बिहार के। एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो थे ये उपराज्यपाल बिहार के थे। अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे FG स्लाई। जो चंपारण एग्रेरियन समिति है इसके गठनकर्ता एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। अध्यक्ष थे इसके FG स्लाई। और सदस्य की बात करेंगे, इसके सदस्य थे गांधी जी, LC अदामी, कृत्यानंद सिंह और DJ रीड व G रेनी इनके प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी का क्या योगदान रहा? तो जो गांधी जी का पटना आगमन हुआ यह 10 अप्रैल 1917 को होता है, गांधी जी का पटना आगमन। और मजहरुल हक व बगान मालिक संघ के बीच सचिव जेम्स विल्सन से भेंट हुई। मजहरुल हक व बगान मालिक जो थे इनके संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट किया इन्होंने 10 अप्रैल 1917 को पटना में। और मोतिहारी आगमन हुआ 15 अप्रैल 1917, मतलब 5 दिन बाद मोतिहारी में आगमन हुआ इनका 15 अप्रैल 1917 को। बेतिया आगमन कब होता है? तो इसके जस्ट 7 दिन बाद बेतिया आगमन होता है 22 अप्रैल 1917 को। हजारीमल धर्मशाला में विश्राम करते हैं गांधी जी। यहाँ पे महात्मा गांधी की बात करेंगे, MG गांधी की बात करेंगे महात्मा गांधी की, याद रखेंगे। MK गांधी होगा, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। और जो MK गांधी थे इन्होंने मोतिहारी में 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे। बेतिया आगमन हुआ इनका 22 अप्रैल 1917 को। और ये हजारीमल धर्मशाला में इन्होंने विश्राम किया। चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1918 में। चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में पारित हुआ। और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब होता है? 24 मई 1918 को। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास होगा 24 मई 1918 को। अब हम बात करेंगे बिहार में असहयोग आंदोलन। अब यहाँ से शुरू होता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह खत्म होगा फिर आपका शुरू होता है असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, यहाँ पे समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल होती है। मतलब असहयोग आंदोलन के समर्थन में
6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल रखी गई और महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। कब होता है? 6 अप्रैल 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे इनके द्वारा पटना आगमन कब हुआ? 22 दिसंबर 1921 पर। ये कब आए थे? तो ये हड़ताल पर आए थे। मतलब जब प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन हुआ तो यहाँ पर हड़ताल हो गई, ठीक है। इनके आगमन पर हड़ताल हुई थी 22 दिसंबर 1921 को। फिर हम बात करेंगे प्रमुख नेता। प्रमुख नेता की बात करेंगे बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, बिहार में जो आपका असहयोग आंदोलन होता है, सॉरी यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन होता है बिहार में, इसके प्रमुख नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर, ये मुंगेर से थे, गुलाम इमाम पटना से थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, ये सभी इसमें प्रमुख नेता के रूप में थे। बिहार स्वराज दल, बिहार स्वराज दल का जो स्थापना है ये 1923 में गठन होता है, बिहार स्वराज दल, और इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष रहे। इमारत ए सरिया, इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन होता है और इसके संस्थापक थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद इसके गठनकर्ता थे, ये संस्थापक थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में होता है और इसके अध्यक्ष रहे CR दास, ये चित्तरंजन दास। ये कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में और इसके अध्यक्ष रहे चित्तरंजन दास। स्वराज दल का गठन, स्वराज दल का गठन होता है और शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ की बात करेंगे तो इसमें जो है शाहबाद से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। बिहार में साइमन कमीशन जो आया था उसका बहिष्कार हुआ था। तो लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर हुए 1 नवंबर 1927 को, और लीडर्स मैनिफेस्टो जो था इस पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता थे अली इमाम, सजीदानंद सिन्हा व इस्माइल खान। और अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा हुई। पटना में सर्वदलीय सभा होती है अली इमाम की अध्यक्षता में। आयोग के सदस्यों को पटना आगमन कब होता है? तो ये 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्यों को पटना आगमन हुआ और आयोग का स्वागत किसने किया? महाराजा डोमराव के द्वारा। जो आपका आयोग था इसका जो स्वागत है, साइमन कमीशन जो था, ये साइमन आयोग, इसका स्वागत किसके द्वारा किया गया? महाराजा डोमराव के द्वारा। तो हम बात करेंगे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। ये कुछ यहाँ के फिल्म, आप ये जो तस्वीर है आपने सभी ने देखी होगी, ऐसी तस्वीर आप नोटों में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब जो पहले जो 500 का नोट आता था उसके पीछे भी ये देखने को मिलता था। और आप सभी जानते हैं फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका होता है, यही दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? जो आपका दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च से 4 अप्रैल तक, इसमें जो है दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी की बात करेंगे तो उनके प्रतिभागी थे गिरिवरधारी चौधरी, कारो बाबू के नाम से जाने जाते थे, गिरिवरधारी चौधरी। और पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई? मई 1930 में। स्वदेशी संघ की जो स्थापना है पटना में यह 1930 में होती है और सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। सोडे से नमक बनाने पर यहाँ पे बल दिया गया। सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। जो आपका सारण जिला है, सारण जिले का मुख्यालय क्या है? छपरा। और चंपारण का मुख्यालय कौन सा है? तो अगर पश्चिम चंपारण की बात करेंगे तो बेतिया है, पूर्वी चंपारण की बात करेंगे तो मोतिहारी है, और सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। इसके प्रमुख नेता की बात करेंगे तो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, JB कृपलानी मोतिहारी, बिपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण से थे। बिपिन बिहारी वर्मा सारण और चंपारण से संबंधित थे। ये यहाँ के प्रमुख नेता थे। अब हम बात करेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो बिहार से प्रारंभ होता है, 53वां अधिवेशन है कांग्रेस का। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो था ये 53वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे। और बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। जो बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करेंगे तो वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। और अगर ओवरऑल बात करेंगे भारत के
तो मतलब पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। लेकिन अगर बिहार के पूछेंगे, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह, और पहले थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। आप यहाँ पे इनके फोटो देख सकते हैं। ये थे आपके श्री कृष्ण सिंह। इनकी गिरफ्तारी गया से होती है, मतलब गया में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और ये श्री कृष्ण सिंह है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही है श्री कृष्ण सिंह, और इनकी गिरफ्तारी गया में होती है। अनुग्रह नारायण सिंह, इनकी आप फोटो देख सकते हैं, और इनकी गिरफ्तारी होती है पटना से। अब हम बात करेंगे बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी से शुरू होता है। सबसे पहले 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करता कौन थे, WG ऑर्चर। WG ऑर्चर यहाँ के जिलाधिकारी होते हैं, DM होते हैं पटना के, और इनके द्वारा इनको गिरफ्तार करके जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना में ले आया गया। बांकीपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया। महाधिवक्ता बलदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। जो महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय, इनके द्वारा यहाँ पे त्यागपत्र दे दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया। कब किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। राजविलास जंगल नेपाल में, राजविलास जंगल नेपाल में जो आपके जयप्रकाश नारायण थे, JP नारायण, इनके द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। जो छात्र थे वहां के बिहार पटना यूनिवर्सिटी, जो पटना कॉलेज है, पटना विश्वविद्यालय, वहां के जो छात्र थे अंजुमन इस्लामिया हाल में इन्होंने समर्थन किया। और महिला चरखा क्लब, महिला जो थी वहां की महिला चरखा क्लब जो कदम कुआं पटना की थी, मतलब कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब के जो लोग थे उनके द्वारा जुलूस निकाला गया। महिला चरखा क्लब के द्वारा जुलूस निकाला गया। और इसकी अध्यक्षता कौन थी, इसकी अध्यक्षा की बात करेंगे तो इसका अध्यक्षा थी श्रीमती भगवती देवी, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। और इनके द्वारा महिला चरखा क्लब के द्वारा जुलूस निकाला गया, और ये कदम कुआं पटना में स्थित था। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना, जो JP नारायण थे इनके द्वारा ध्रुव दल की भी स्थापना की गई। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही आजाद दस्ते को मतलब यहाँ पे स्थापना की गई। और ये राजविलास जंगल नेपाल से इन्होंने इसकी स्थापना की। पटना सचिवालय गोलीकांड, पटना सचिवालय गोलीकांड काफी इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 1942 को होता है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड होता है। और इसके अभियुक्त थे WG ऑर्चर, जिलाधिकारी पटना, और 7 छात्रों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। मतलब जो पटना सचिवालय है यहाँ पे गोलीकांड होता है, और यहाँ पे अभियुक्त के रूप में WG ऑर्चर DM थे वहां के, और यहाँ पे 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद छात्र कौन कौन से थे, आप देख सकते हैं 7 छात्रों के नाम दिए गए हैं। उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण के थे। राजेंद्र सिंह बनवारी चक्र सारण से थे। जगपति कुमार खरारी औरंगाबाद। सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर। राम गोविंद सिंह दशरथ पटना के थे। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर के थे। और रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के थे। ये प्रमुख 7 नाम थे, याद रखिएगा। और पटना सचिवालय गोलीकांड में ये शहीद हो गए थे। अब हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट के रूप में देखेंगे, श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन होता है 2 जनवरी 1946 को। 2 जनवरी 1946 को बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, बिहार में प्रांतीय किसान सभा 1929 ईस्वी के संस्थापक सचिव कौन थे, तो उस समय सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा, संस्थापक सचिव। अगर बात करेंगे अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष थे आपके सहजानंद सरस्वती। राजकुमार शुक्ल, अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था। अगर आपसे पूछ ले, देखिए सारे नए क्वेश्चन हैं जितने भी अभी बने हुए हैं हाल फिलहाल में, ये वही नाम यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो थे, इनके गांव का नाम था मुरली भरावा। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजकुमार शुक्ल जी के गांव का क्या नाम था, मुरली भरावा। और आज की क्लास आपके यहीं पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को एक बार जो है सभी लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा।
जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सर्च कीजिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जो आपका घटना चक्र का पॉलिटी है ये भी स्टार्ट हो चुका है, और घटना चक्र के माध्यम से हम लोग, जो घटना चक्र का बुक सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, तो घटना चक्र बुक के माध्यम से ही हम लोग ज्योग्राफी को भी कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने पहला चैप्टर किया था संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका वो आज हम लेकर के आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। आगे सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।